हेलो, मैं हूं करण बजाज। अपने 20s में मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में क्लियर नहीं था। तो बाकी सब की तरह भी मैं थोड़ा सा स्पेंड कर रहा था, थोड़ा सा स्टॉक्स में डाल रहा था, थोड़ा सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था। पर 30s में जाके मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हुआ। और उसके बाद मैंने बस ये 2 इन्वेस्टिंग रूल्स फॉलो करे, जिससे मैंने अपने गोल्स को बहुत शॉर्ट टाइम में मीट करा। तो क्या था मेरा फाइनेंशियल गोल्स और क्या थे वो 2 रूल्स इन्वेस्टिंग के जो मैंने फॉलो करे, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी एक यंग एज पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गोल सेटिंग कर सके और अपने गोल्स को मीट कर सके। अपने 30s में मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए अपना जॉब है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए राइटिंग और ट्रैवल है। और मुझे ये रियलाइज होने लगा कि कन्वेंशनल जॉब स्ट्रक्चर में अगर मैं बार बार 1 साल ऑफ लूँ राइटिंग करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए या योगा करने के लिए और फिर वापस आकर जॉब ढूंढूं, थोड़े टाइम के बाद ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल बना मेरे अर्ली 30s में। तब मैंने ये रूल डिस्कवर करा, 4% रूल, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा है लाइफ में। ये 4% रूल ये कहता है कि आपके जो भी एनुअल एक्सपेंसेस हैं, अगर आप प्रोजेक्ट करें लॉन्ग टर्म में कि आपके एनुअल एक्सपेंसेस एट एज 30, 40, 50, 60, जो भी एक एवरेज एनुअल एक्सपेंसेस का आप नंबर माने, उसका डिवाइडेड बाय 4% शुड बी योर टारगेट नेटवर्थ। तो अगर आपके एनुअल एक्सपेंसेस अपने प्रोजेक्ट करें कि एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आपको 50 लाख्स एनुअली स्पेंड करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय 4% इज 12.5 करोड़। ये आपका नेटवर्थ का टारगेट होना चाहिए। ये कैसे डिटरमिन हुआ 4%? 4% यहां से आया कि अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी करें या फिर थोड़ा सा एक्सीलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स करें, तो उस इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस विल ऑन एवरेज भी 4%। तो अगर आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है और आप उसके 4% पे रह सकते हैं अपने एक्सपेंसेस, तो एक तरीके से आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट टच करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वो आपका एक सेफ्टी नेट बन के रहेगा और आप उसके 4% पे पूरी लाइफ एनुअली रह सकते हैं। ये रूल मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइंग था और इससे मैंने अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट करा, अपना एनुअल एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट करे कि मुझे क्या लगता है होने चाहिए और उसको 4% से डिवाइड करा और ये मेरे लिए एक फाइनेंशियल गोल बना। ये इसलिए क्लैरिफाइंग था क्योंकि मेरी वैल्यूज से बहुत ज़्यादा अलाइन था। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा मेटीरियलिस्टिक नहीं था, तो मुझे हाउसेज, कार्स, इन सब चीज़ों का कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। बट इंडिपेंडेंस मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू था। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने ये टारगेट नेटवर्थ इकट्ठा कर लिया, तो मेरा जो राइटिंग है, जॉब है, ट्रैवल है, उसको मैं इंडिपेंडेंटली परस्यू कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये फाइनेंशियल नेटवर्थ का टारगेट सेट करा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको मीट करने के लिए जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर ओनरशिप एंड इम्पैक्ट। मुझे कुछ ओन करना पड़ेगा एंड जो भी मैं ओन करूंगा उसका बहुत इंपैक्ट होना चाहिए वर्ल्ड पे, तभी जाके ये फाइनेंशियल नेटवर्थ का टारगेट मीट होगा। एंड दैट्स वाई मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ फुल टाइम राइटर बनने का और उसके बाद फुल टाइम अपना स्टार्टअप करने का, बिकॉज मेरे दिमाग में था कि ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है ये 4% रूल यूज़ करके, एंड जब आपने ये कैलकुलेट करा और आपका भी यही कंक्लूजन आया कि इसके लिए आपको भी ओनरशिप और इम्पैक्ट पे फोकस करना होगा, तो जितना जल्दी ओनरशिप का जर्नी स्टार्ट कर सके, अपना खुद का कुछ बनाने का स्टार्ट कर सके, उतना बेटर है। पर कोई जल्दी भी नहीं है। मैं रेडी नहीं था एज 35 तक एक फुल टाइम राइटर बनने के लिए और मैं रेडी नहीं था एज 39 तक अपना खुद का स्टार्टअप करने के लिए। पर अपने कन्वेंशनल जॉब के स्ट्रक्चर में रहकर भी आप ये 2 फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग रूल्स अगर फॉलो करें, तो आप काफी पास आ सकते हैं उस ओनरशिप की प्रिपरेशन के लिए। तो वो क्या है 2 फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग रूल? पहला, एक बहुत पॉपुलर रूल है 50-30-20। 50-30-20 रूल ये कहता है कि आपकी जो भी इनकम आती है महीने में, उसका 50% आपके नीड्स पे होना चाहिए खर्च, 30% आपके वांट्स पे होना चाहिए और 20% सेविंग्स होना चाहिए। तो इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला, 50% आपके नीड्स का मतलब ये है कि घर का रेंट, यूटिलिटीज, बच्चों का खर्चा, स्कूल का खर्चा, ये सब आपके नीड्स हैं। तो कैलकुलेट कीजिए कि उसका 50% जो है वो आपके नीड्स में जा रहा है। तो अब अगर आपके पास 50% स्पेंड करने की पूरी एबिलिटी है, तो उसकी पूरी तरह स्पेंड कीजिए करेक्ट चॉइसेस लेके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो फॉर एग्जांपल, जब मैं पहली बार आईआईएम से ग्रेजुएट हुआ था और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन करा था सिंगापुर में, तो मैं भी सबकी तरह एक बहुत दूर सिटी के सेंटर से एक सबर्ब्स था जहाँ पर सब इंडियंस रहते थे सिंगापुर में। तो मैं भी वहीं पे रहा क्योंकि सबका यही था मेंटालिटी कि पैसा सेव करना चाहिए रेंट पर। बट क्योंकि एकदम कॉन्क्रीट रूल नहीं था, मैं काफ़ी टाइम बाहर रहा और मैंने देखा कि एक तरीके से कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रहा था। हर रोज़ ऑफिस जाते थे, फिर 1.5 घंटे का एक कम्यूट होता था, फिर उस सबब में रहते थे, रात को बॉलीवुड मूवीज देखते थे। एक तरीके से हम लोग ने इंडिया रेप्लिकेट कर दिया था सिंगापुर में वापस जाकर। फिर जब अपना मेरा माइंड एक्सपैंड हुआ 30s में, मेरा फाइनेंशियल गोल क्लियर हुआ, तो जब मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ
तो वहाँ पर मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस लिया कि मैं सिटी के सेंटर में रहूँगा, चाहे वहाँ पे रेंट ज़्यादा भी हो, एंड उससे बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ हुआ क्योंकि बहुत नई नई बुक्स पढ़ी, बिकॉज वहाँ पर एक बुक शॉप था पास में, फिर काफ़ी नए नए लोगों से मिला और उससे काफ़ी इंडिपेंडेंस आया अपने थॉट्स में, और उस इंडिपेंडेंस से मैं कॉल ले पाया कि 32 33 पर मैं अपना जॉब छोड़ के 1 साल योगा करूं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लोगों से मिला जब सिटी के सेंटर में था। तो अगर आपके पास एबिलिटी है ये 50% को पूरी तरह स्पेंड करने का, तो उसको पूरी तरह स्पेंड कीजिए, उसके अंदर और सेविंग्स करने की कोशिश नहीं कीजिए। सेकेंड, आपकी वॉन्ट्स जो 30% में आते हैं, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मेरी लाइफ में ये रहा है कि वॉन्ट्स में आई ऑलवेज चूज एक्सपीरियंस ओवर पोजेशन। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं उससे आपका बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ होगा। अगर आपने यही वॉन्ट्स का एक्सपेंडिचर जो है वो किसी पोजेशन में डाल दिया, जैसे कि एक न्यू कार खरीदने में या फिर एक नया घर खरीदने में, तो उसका पर्सनल ग्रोथ का एक्सपीरियंस शायद उतना स्ट्रांग नहीं हो। तो हमेशा ट्राई टू चूज एक्सपीरियंस ओवर पोजेशंस, एंड इसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। बिकॉज अगर मैं अपना इंटायर 30s का पीरियड देखूँ तो मेरा जो 30% बकेट था वॉन्ट्स का, उसके अंदर मैं मोस्टली ट्रैवल कर रहा था, योगा सीख रहा था, एंड इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में उसका फायदा बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग व्हाइट हैट जूनियर में थे तो कंपनी के स्टार्ट होने के 1 साल के बाद जब इंडिया में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हम यूएसए, ब्राज़ील, मेक्सिको वगैरह में लॉन्च करेंगे। एंड ये उस टाइम के लिए बहुत अनकन्वेंशनल डिसीजन था क्योंकि टिपिकली एक कंपनी इंडिया में अपना बेस बहुत स्ट्रांगली बनाती है फॉर अ फ्यू ईयर्स, सक्सेस के बाद और फंडिंग रेस करती है फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन। बट सिंस मेरे दिमाग में हमेशा एक पिक्चर था कि द वर्ल्ड इज़ मोर सिमिलर दैन डिफरेंट, मेरी बैकपैकिंग और ट्रैवल की वजह से, तो मेरे दिमाग में कभी भी ये बैरियर नहीं था कि इंडिया और यूएस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे लगा कि प्रोडक्ट अच्छा है, इंडिया में चल रहा है, तो यूएस में भी लॉन्च करूं, और वो डिसीजन से व्हाइट हैट जूनियर बहुत ज़्यादा एक्सलेट हुआ। तो एक्सपीरियंसेस ओवर पोजेशंस अगर आपने चूज़ करा तो ये जो 30% आपका वॉन्ट्स का कैटेगरी है ये बहुत ऑप्टिमली स्पेंड होगा। एंड तीसरा, सेविंग्स जो आपका 20% है उसको कैसे इन्वेस्ट करें। ना मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन मैंने एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करा जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा क्यूमुलेटिव वैल्यू हुआ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसका एक रूल है जो मैंने पढ़ा था जो बहुत यूजफुल है कि 100% माइनस योर एज शुड बी योर परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। तो अगर आपका एज 30 है तो 100 माइनस 30 मतलब 70% जो आपकी सेविंग्स हैं वो किसी तरह इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स विल ऑलवेज ग्रो। जैसे कि जीडीपी इंक्रीज होता है, कंपनीज का पोटेंशियल इंक्रीज होता है, इक्विटी मार्केट उसका रिफ्लेक्शन है, वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। शॉर्ट टर्म में वो अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाएगा। तो अगर आपका एज कम है तो आप वो शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स इजीली वेदर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। अगर आपका एज ज़्यादा है, सपोज आपकी एज 80 है, तो 100 माइनस 80 से ज़्यादा, दैट इज 20% ज़्यादा आपका इक्विटी मार्केट्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आप अप्स एंड डाउन्स वेदर कर सके। तो ये सिंपल 100 माइनस योर एज इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी मार्केट्स मैंने रूल फॉलो करा। एंड जनरली इधर मैं बहुत कंजर्वेटिव रहता था अपनी इन्वेस्टमेंट्स में। मैं म्यूचुअल फंड्स में डालता था या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता था, एंड ओनली अगर मुझे लगता था मेरे पास कोई अनफेयर एडवांटेज है स्टॉक्स के बारे में, तभी मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में डालता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने करियर में मार्केटिंग में था, बिगिनिंग में प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, तो मुझे दिख रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है मेरे आंखों के आगे। जो मनी कंपनीज टीवी और प्रिंट में इन्वेस्ट कर रही हैं वो गूगल और फेसबुक में इन्वेस्ट करने वाली हैं। तो उस टाइम पर मैंने गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, इनके इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदे थे विद दिस नॉलेज, जो मुझे लग रहा था एक तरीके से एक अनफेयर एडवांटेज है क्योंकि मेरे करियर से बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली लिंक था वो। एंड ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट्स जो फेसबुक, गूगल, अमेजॉन में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया। पर ऑल्सो जो मेरा ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेट करते रहे। तो ये अगर आप बहुत सिंपल रूल फॉलो करें तो आप अपनी सेविंग्स का मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं विद प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स। तो ओवरऑल अगर आप ये 50-30-20 रूल देखें, एक सिंपल प्रिंसिपल है, योर इन्वेस्टमेंट शुड मैच योर लाइफ फिलॉसफी। मेरी लाइफ फिलॉसफी थी ग्रोथ, एंड मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को उस ग्रोथ की फिलॉसफी के थ्रू सेंटर करा। तो नीड्स में मैं 50% पूरा खर्च करता था ताकि सिटी के सेंटर में रह सकूं। वांट्स के अंदर मैं हमेशा एक्सपीरियंसेस चूज करता था पोजेशंस के बजाय, एंड सेविंग्स के अंदर मैं जनरली कंजर्वेटिव रहता था और इक्विटी मार्केट्स को चूज करता था। एंड कभी भी मैंने रियल एस्टेट चूज नहीं करा। एंड ये बहुत पर्टिकुलर पॉइंट है कि सिंस मेरा वैल्यू था फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, मुझे पता था कि अगर मैंने वो स्पेंड करा रियल एस्टेट में तो वो मेरा फ्रीडम और इंडिपेंडेंस किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज होगा। जबकि अगर इक्विटी मार्केट में करा तो इट्स अ लिक्विड इनफ एसेट कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए वो होल्ड कर सकता हूँ, जिसका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा,
पर आई एम नॉट बीइंग हेल्ड डाउन इनटू वन प्लेस। एंड ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं पूरे 20s एंड 30s नई नई कंट्रीज नई नई सिटीज में मूव करता रहा विदाउट एनी बैगेज एट ऑल। तो अगेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेरा पूरी की पूरी तरह मेरे लाइफ के वैल्यूज से अलाइन था एंड उसका रिटर्न लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा। तो बस ये दो फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग रूल, वन एक 50-30-20 रूल, अगेन ग्रोथ को सेंटर में रख के, एंड सेकेंड ओवर सेविंग के बजाय स्पेंड करना अपनी ग्रोथ में, ये दो रूल्स फॉलो करके मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट करा अबाउट 7 और 8 ईयर्स आफ्टर सेटिंग देम। क्या आपके लिए यूजफुल था मुझे कमेंट्स में बताइए। अगेन मैं एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर नहीं हूं तो मुझसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्वेश्चन मत पूछिए, बट अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि आप अपनी ग्रोथ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं अगला वीडियो उस पर बना सकूं। और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल था तो ये वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज योर टाइम वेल, ताकि आप अपने टाइम को यूज कर सके अपने गोल्स को मीट करने के लिए, ये बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा। मैं हूं करण बजाज। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।